इतिहास विषय का। कौन से विषय का? आज हम कक्षा 12वीं की इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास की इससे पहले हमने 2 बेसिक क्लासें ली थी और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और आज हम इतिहास का पहला पाठ शुरू करना जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले तो इधर ध्यान दीजिए, अपने पहले पाठ का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, या ऐसे अपन ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को हम इस 12वीं की पाठ्य पुस्तक में हम पढ़ेंगे। यानी भारत का प्राचीन काल में कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जानेंगे 12वीं कक्षा। उसमें से सबसे पहले पाठ में अपने सबको आपने सुना होगा, प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का विदेशों में भी संचार हुआ। प्राचीन काल भारत की कई अपन कलाओं के बारे में पढ़ते हैं, भारत की सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे देश का गौरवशाली इतिहास हमारे को पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। वो इसी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से अपन जानेंगे कि भारत का इतिहास कितना अच्छा रहा है, कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो सबसे पहले अपने को विद्यार्थियों एक बात जाननी जरूरी है। अपन इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास को जानने के स्रोत क्या है अपने पास। तो इसमें सबसे पहला आज का अपना प्रकरण है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अपने को इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ने हैं, इतिहास जानने के साधन पढ़ने हैं। भाई भारत का इतना वैभवशाली गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके जानने के अपने पास क्या स्रोत है, क्या साधन है। तो सबसे पहले इधर देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत को अपन 2 भागों में डिवाइडेशन करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले तो एक तो है पुरातात्विक स्रोत। कैसे? पुरातात्विक स्रोत जैसे अपन ने पढ़े थे प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत 3 मिले अपने पास, कोई साहित्यिक स्रोत नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल इतिहास अपने पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जाना। तो एक तो अपन करते हैं पुरातात्विक स्रोत और दूसरे अपन करते हैं साहित्यिक स्रोत। 2 प्रकार स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरे साहित्यिक स्रोत। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। अब इधर देखिए, पुरातात्विक स्रोतों में भी अपन ने डिवाइडेशन किया है। इसमें भी अभिलेख मिलते हैं, उत्खनन से प्राप्त अवशेष मिलते हैं, यानी खुदाई से अपने को क्या क्या चीजें मिली, सिक्के भी मिलते हैं, मुद्राएं भी मिलती है, मोहरें भी मिलती है, स्मारक भी है, मूर्तियां और मंदिर भी है, शैल चित्रकला भी है। अब इधर देखिए, दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए अभिलेख, पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले है अभिलेख। क्या है? अभिलेख। और उसके बाद है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, यानी खुदाई में अपने को क्या क्या चीजें मिली। फिर है सिक्के, मुद्राएं और मोहरें, फिर है स्मारक या भवन, फिर मूर्तियां और मंदिर व शैल चित्रकला। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। अभिलेख में आपने 10वीं में सामाजिक में पढ़े, अशोक के अभिलेख पढ़े ना, ऐसा सुना। तो ये अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें गुहा लेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, इसमें गुहा लेख होते हैं, शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं और मूर्ति लेख होते हैं। समझ भाई बात। और मौर्य सम्राट अशोक के गुहा लेख भी मिलते हैं, शिलालेख भी मिलते हैं और स्तंभ लेख भी मिलते हैं। 3 रूपों में मिलते हैं। ये पूरा समझो, उसके बाद मैं अभिलेख समझा रहा हूं। उसके बाद फिर सिक्के, मुद्राएं और मोहरें। अब सबसे पहले सिक्कों, अपन ने आज सुना है कि सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से गुप्त काल से शुरू होता है। सिक्के, जिस तरह मैंने आपको पहले पढ़ाया था अभिलेख, अभिलेखों का अध्ययन अपन ने कहा एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ठीक इसी तरह सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, या ऐसे अपन हिंदी में कह सकते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कह सकते हैं? मुद्रा शास्त्र, जो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। और इन पुरातात्विक स्रोतों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिक्के एवं अभिलेख। क्यों? सिक्कों की अपने यहाँ बहुत है। सिक्कों में शासक की क्या रुचि थी उसके बारे में जानकारी मिलती है अपने को, तिथि क्रम के बारे में जानकारी मिलती है, और भी शासक से संबंधित नवीन तथ्य भी अपने को देखने को मिलते हैं। धार्मिक विश्वास की जानकारी मिलती है, शासक के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है,
ये सब जानकारी अपने को सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है, तो सिक्कों का भी विशेष महत्व है। उसके बाद मुद्राएं, सिक्के, मुद्राएं, उसके बाद है मोहरे। ये मोहर है, कहीं की मोहरे भी लिखा हुआ था। इस मोहरों के माध्यम से भी अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु सभ्यता में खुदाई में सबसे ज्यादा लेख लिखे हुए मिले हैं, तो वो मोहरों पर ही लेख लिखे हुए मिले, और वो भी सिंधु सभ्यता में जो भी मोहरें मिली है वो शैल खड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है? शैल खड़ी से निर्मित है सारी मोहरें। और सबसे एक बड़ा लेख मिला है लोथल से। कहां से मिला है वो आगे अपन सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, तब अच्छे से बात करेंगे। और अपने को ये ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा लेख मोहरों पर लिखे हुए मिले, वो भी मोहरें शैल खड़ी से मिले। उसके बाद स्मारक भवन, मूर्तियां और मंदिर आप अच्छी तरह समझते हो, और एक शैल चित्रकला। शैल चित्रकला में एक अपने भीमबेटका मध्य प्रदेश के शैल चित्र प्रसिद्ध है। भीमबेटका एमपी में वहां के शैल चित्र प्रसिद्ध है, वहां प्रसंग भी है 12वीं इतिहास में। समझ भाई बात? तो ये तो बात अपन ने कर दी इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। समझ भाई बात? अभी इतना ही समझो, पुरातात्विक स्रोत हम अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर, शैल चित्र कला। ठीक है, फिर एक एक करके दोबारा पढ़ेंगे। अब इधर आ जाइए साहित्यिक स्रोतों में। कहा जाइए विद्यार्थियों? ये तो पुरातात्विक स्रोत है, अपने को पुरातत्व पुराविदों ने जो खोजे उत्खनन में अपने को मिले, प्राप्त हुए। फिर है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बहुत सारे ग्रंथ है, कई सारे ग्रंथ अपन पढ़ पाते हैं, कोई पढ़ नहीं पाते, तो इधर ध्यान दीजिए। साहित्यिक स्रोतों को भी अपन ने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में विद्यार्थियों? दो भाग। एक तो धार्मिक साहित्य। कौन सा साहित्य? धार्मिक साहित्य। और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। सबसे पहले किसी भी शब्द का विद्यार्थियों से, कोई भी शब्द है, आपको जिस शब्द का अर्थ नहीं आए तो उस शब्द के टुकड़े करो, खंडन करो, अपने आप अर्थ आएगा। जैसे धार्मिक साहित्य तो सीधी से धर्म से संबंधित लिखा हुआ साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसमें अपन कहते हैं, तो अपना आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में नहीं समझ, और यानी अपने वैदिक साहित्य। कौन सा साहित्य? वैदिक साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो ये तो ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य। जैन साहित्य को अपन आगम साहित्य भी कहते हैं। आगम का अर्थ होता है पवित्र। क्या होता है? जैन साहित्य को अपन आगम साहित्य भी कहते हैं, और आगम का अर्थ होता है पवित्र। और ये जैन साहित्य है, ये पूरा का पूरा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा में लिखा है। जैन साहित्य के बाद है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य को अपन त्रिपिटक, विशासुत पिटक, विनय पिटक और अधिगम पिटक सुना है। त्रिपिटक साहित्य भी कहते हैं। और बौद्ध साहित्य है पाली भाषा का। कौन सी भाषा का है? पाली भाषा का। समझ भाई बात? तो धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य 3, ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य। कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत। एक ऋग्वेदी वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। कौन सा? एक ऋग्वेदी वैदिक साहित्य में। जो वैदिक साहित्य में एक ऋग्वेद है, वो एक वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। बाकी वाले लौकिक संस्कृत में। कौन से में? लौकिक संस्कृत में है। ऋग्वेदी एक वैदिक संस्कृत में, बाकी तीनों के तीनों लौकिक संस्कृत में। तो आप इधर एक वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में एक ऋग्वेदी है लिखा हुआ, बाकी वाले आगे अपने लौकिक संस्कृत। समझ में आई बात? तो धर्म में से संबंधित साहित्य में यानी वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। आगम का अर्थ पवित्र होता है। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक और पाली भाषा में, और जैन प्राकृत भाषा। आई बात समझ में? उसके बाद दूसरा अपन ने किया धर्मेतर साहित्य। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। अब देखिए ये शब्द है धर्म प्लस इतर। इतर का अर्थ होता है अलावा। क्या होता है? या सिवाय। इतर का अर्थ होता है अलावा, अर्थात धर्म के अलावा लिखा हुआ साहित्य धर्मेतर साहित्य। है ना बात समझ? इसके टुकड़े किए ना, अर्थ आ गया। संधि की धर्म प्लस ई, ए कौन सी संधि? गुण संधि बन गई।
धर्मेंद्र साहित्य। और धर्मेंद्र साहित्य में अपन एक तो अपन के लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। अब देखो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक साहित्य, विशुद्ध साहित्य, और विशुद्ध साहित्य में बहुत सारे काव्य ग्रंथ भी होते हैं, कथाएं भी है, नाटक भी है, नीति शास्त्र भी है। समझ आई बात? ये सारे के सारे आगे अपन पाठ पढ़ेंगे, इनको अच्छी तरह समझेंगे। साहित्यिक स्रोत में अपन धर्मेंद्र साहित्य में लौकिक साहित्य और विदेशी साहित्य। अब इधर देखो लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य और विशुद्ध साहित्य। और विशुद्ध साहित्य ग्रंथ में वही ग्रंथ काव्य ग्रंथ है, कथाएं भी है, नाटक भी है और नीति शास्त्र भी है। समझ में आई बात? उसके बाद विदेशी साहित्य, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में विदेशी साहित्यकार, विदेशी इतिहासकारों का भी योगदान है कि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं जिससे अपने को जानकारी मिलती है। सबसे पहले उनमें सबसे ज्यादा है यूनानी। कौन से? आपने यूनानियों में नाम सुना होगा हेरोडोटस, जिसे अपन इतिहास का जनक कहते हैं, वो, या एक टॉलमी को, तो मेगास्थनीज की इंडिका। आपने ये सारे के सारे जो ग्रंथ सुने हैं, मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल की जानकारी का बहुत अच्छा एक स्रोत है, और वो यूनानी। कैसा है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकट का राजा था ना, इसलिए अपने को विदेशी साहित्य में भी यूनानी साहित्य से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। और यूनानियों में अपन बोलते हैं हेरोडोटस। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, ये सारे के सारे यूनानी। उसके बाद है चीनी, चीनियों में फाया में, फ्रेंचवान है, डिट्सिंग है, ये सारे चीनी यात्री, मुस्लिम है और तिब्बती, ये सारे के सारे ऐसे विदेशी साहित्यकार है या विदेशी ग्रंथ है, और जिससे अपने को भारतीय गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। समझ में आई बात? तो विद्यार्थियों ये तो थे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसको बता दो भागों में, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, सिक्के व मुद्राएं या मोहरें, स्मारक, मूर्तियां व मंदिर और शैलचित्र कला। फिर साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और धर्मेंद्र साहित्य, ये सारा अभी आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा अभिलेखों के बारे में, इसमें आप एक एक अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अभिलेख। क्या पढ़ेंगे? अभिलेख। अब मैं ये मिटा दूं, आपको अच्छी तरह समझा दिया मैंने। अब इस वापस नहीं समझ में आया तो दोबारा एक एक करके वो पढ़ेंगे, तब वो दोबारा ध्यान से देखना, तब समझ में आ जाएगा। अब मैं ये मिटा रहा हूं, अब ये मैं मिटा रहा हूं। इधर देखिए, फिर अपन एक एक करके अब देखेंगे। अभी अपन हेडिंग डालेंगे अभिलेख। क्या डालेंगे? अभिलेख। अभिलेख। अब इधर देखिए विद्यार्थियों, ये तो मैंने मिटा दिया। अब पुरातात्विक स्रोत शुरू करते हैं अपन। क्या शुरू करते हैं? पुरातात्विक स्रोत शुरू करते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में भी अपन सबसे पहले शुरू करते हैं अभिलेख। क्या शुरू करते हैं? अभिलेख। समझ भाई बात? और सबसे पहले ध्यान रखना, अभिलेख में भी कई प्रकार से होते हैं। एक होते हैं गुहालेख, जो गुफाओं में लिखे हुए होते हैं, वो गुहालेख। एक होता है शिलालेख, चट्टानों पे लिखे। एक होता है स्तंभ लेख, और एक होते हैं मूर्ति लेख। मूर्ति लेख। और भी एक का तो ताम्रपत्र लेख, जैसे आता है प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र लेख, वो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अब ये अभिलेख। सबसे पहले इसमें एक बात ध्यान रखो, अभिलेखों का अध्ययन अपन ने तीसरी बार में आपको बात बता, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। गुहालेख, जैसे अपन एक बात आप और ध्यान रख लो, अभिलेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक से ही माना जाता है। यानी कई बार पूछा जाता है अभिलेखों का प्रारंभ किस शासक ने किया? मौर्य सम्राट अशोक। कौन है? मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेखों का प्रारंभ किया। समझ भाई? और अशोक के अभिलेख, अपने को गुहालेख भी मिलते हैं, शिलालेख भी मिलते हैं, स्तंभ लेख भी मिलते, यानी तीनों रूपों में अशोक के अभिलेख विद्यमान हैं। और कई बार ये भी अपने को पूछ लिया जाता है कि अशोक के अभिलेख, और इन अशोक के अभिलेखों की भाषा है प्राकृत। प्राकृत कुछ एक इक्का दुक्का भी प्राकृत भी है, कुछ अरेमाइक, यूनानी, और लिपियां पूछे तो अशोक के अभिलेखों की लिपि है
ब्राह्मी एवं खरोष्टी, ब्राह्मी एवं खरोष्टी। अधिकांश ब्राह्मी लिपि में ही अशोक के अभिलेख हैं। आई बात समझ में? तो अभिलेखों में गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख और ताम्रलेख। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शुरुआत अशोक जो मौर्य वंश का शासक है, यानी मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेखों की शुरुआत की जाती है। और अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में, अधिकांश प्राकृति, ध्यान रखो, बाकी मसाला आप इतना 12वीं के उतना ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। और लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी, ये वीडियो 12वीं वालों के लिए। और उसके बाद अपन ने बहुत सारे अभिलेखों का आपने नाम सुना होगा। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिससे अपने को सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, या समुद्रगुप्त का प्रयाग लेख, या अपन कहते हैं गुहा लेखों में भी अपन बात करते तो मौर्य सम्राट अशोक का है उड़ीसा में 12 बार गुहा लेख, यानी 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुहा लेख स्थापित किए। सुदामा, चापा, विश्व झोपड़ी और करण, यानी ये 12 बार ये पहाड़ियां हैं जो उड़ीसा में, कहां पर है? उड़ीसा में। आई बात समझ में? और भी अपन बात की मेहरौली का लौह स्तंभ लेख, जो दिल्ली में से कुतुब मीनार के सामने लौह स्तंभ है, वो भी चंद्रगुप्त का माना जाता है। वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, गुप्त सम्राट है। उसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, जिससे अपने को अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था, अशोक की कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ये बहुत सारी चीजें अपन अभिलेख के माध्यम से अपने खूब अभिलेख। प्रभावती गुप्ता का पुना ताम्रपत्र लेख, चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता थी, उसका पुना ताम्रपत्र लेख, वो भी अभिलेख है। यानी कुल मिला के ये सारी चीजें अभिलेख, गुहालेख की, शिलालेख, स्तंभलेख, मूर्तिलेख और ताम्रलेख। और इतना ध्यान रखना एपिग्राफी और अशोक के अभिलेख। और आगे मौर्य सम्राट अशोक पढ़ेंगे अपन, तब और अच्छी तरह जानेंगे अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है। देवानांतरे किन किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्करी, गुर्जरा, उद्देकोलम और निट्टूर। अभिलेखों में अशोक की रानी का नाम क्या मिलता है? कारुवाकी। अशोक का भाबरू शिलालेख जयपुर मेरठ से मिला है, जिससे अशोक ने बौद्ध धर्म के तीर्थों के प्रति आस्था प्रकट की। अरे भाबरू शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। तो ये सारी की सारी चीजें वापस मौर्य काल में सम्राट अशोक पढ़ेंगे, तब अशोक के अभिलेख नाम का से और अच्छे से इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अब जितने भी अपन साहित्य स्रोतों में बात की, उसमें भी कुछ क्षेत्रीय साहित्य भी आते हैं अपने, जैसे तमिल साहित्य, और क्षेत्रीय साहित्य में भी अपने आते हैं तमिल साहित्य। और उसके बाद एक आपने सुना होगा शब्द वंशावलियां। कौन सी? वंशावलियां भी इतिहास को जानने का स्रोत है। वंशावलियां जो चारण, राव, भाट जिसको अपन कहते हैं, वो आते वंशावली। वंशावलियों के माध्यम में अपने पूर्वजों के बारे में, अपने वंश के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अपने पूर्वजों या अपने वंशों के बारे में जानने का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्रोत है वंशावलियां। और भी जिसको नहीं मारवाड़ी में कहते हैं, अपने घर पर जो राव आते हैं ना, राव जो पीढ़ी पढ़ते हैं, तुम्हारे पिताजी के दादाजी वो कितने भाई थे, फलाने कितने भाई थे, और अपना भी नाम इसमें ऐड करते, वो उन्हें वंशावलियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और वंशावलियों को भी सर्वोच्च न्यायालय ने 2003 में विवाद हुआ था, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार विवाद। जगदीश प्रसाद बनाम या वर्सेस श्रवण कुमार विवाद। श्रवण कुमार मैंने ऐसे लिखा है, जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार विवाद, या इसको अपन कहते हैं AIR 2003। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो इसका मतलब वंशावलियां भी इतिहास को जानने का स्रोत है। और वंशावलियों के साथ एक क्षेत्रीय साहित्य भी जोड़ देना। क्या? क्षेत्रीय साहित्य, जैसे अपने को तमिल साहित्य है, तेलुगु साहित्य है, जिनसे भी अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है, वो अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो वंशावलियां यही है कि 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने वंशावलियों को न्यायिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। तो जिससे अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है, अपने वंश के, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है, वंशावलियां। समझ में आई बात? तो ये आज तो फिर इतिहास को जानने के स्रोत। और आज अपन ने बात की अभिलेखों के बारे में थोड़ा पढ़ाया है। तो अभिलेखों में मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख है, और भी किसी शासक से अभिलेख आगे अपने मौर्य काल भी आएगा, गुप्त काल भी आएगा, तो उस समय इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। और कल अपन सिक्कों के बारे में बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और भी
जो भी 12वीं का विद्यार्थी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें और जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करे ताकि समय समय पर अच्छे वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।